मुक्त की ओर, जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। आंसर आप भी करिएगा साथ में, ताकि क्लास में थोड़ा सा लगे, फटाफट से जुड़ो यार। देखो इसमें से मनोविज्ञान के शिक्षण के सूत्र में नहीं है, यानी हमें नहीं यानी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन भी हमें क्या देखना है, जो नेगेटिव हो। तो बताइए जब मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर, बिल्कुल राइट है। जटिल से सरल की ओर, क्या जटिल से सरल की ओर बढ़ते हैं? हम क्या करते हैं, पहले इजी चीजें पकड़ते हैं, उसके बाद टफ की ओर चलते हैं, ना कि टफ से इजी की तरफ चलते हैं। हम किधर से चलते हैं, सरल से जटिल की ओर, यानी असत्य कथन कौन सा हो गया, ब वाला। कौन सा, जटिल से सरल की ओर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब वाला। जो न्यू है ना चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये न्यू चैनल बनाया गया, आप सभी के लिए बनाया है, तो आपके सपोर्ट से ही चलेगा। सो प्लीज आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर कौन सा सतत मूल्यांकन किया जाता है? जब पूरा साल खत्म हो जाता है तो उसके बाद कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन, दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन, द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा राइट, कौन सा, संकलनात्मक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक प्राय अप्रौढ़ छात्रों के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है? सारे कथन लिखने में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो फर्स्ट है कॉर्नबेक का, दूसरा है बाइनिंग का, तीसरा है क्लॉक व स्टार का, या फिर कोई नहीं। किसका कथन है कि पाठ्य पुस्तक प्राय अप्रौढ़ छात्रों के लिए लिखी जाती है? किसका कथन है? ये कथन है कॉर्नबेक का। किसका है? कॉर्नबेक का। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी कि राइट है। तीन कथन होंगे, वो असत्य होंगे, एक सत्य होगा, हो सकता है ना। तो ऑप्शन में देखते हैं, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, आगमन विधि में चिंतन मनन की शक्ति का विकास होता है, यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है, और या फिर ये सभी। बताइए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा राइट है? तो देखो आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, राइट है। आगमन विधि से चिंतन मनन की शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। यह विधि विशेष से सामान्य की ओर बढ़ती, ये भी सही है। यानी तीनों जब सही है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला, ये सभी। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है भाई? साहचर्य का सिद्धांत है, सेकंड है अभ्यास का सिद्धांत, तीसरा है अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर ये सभी। कौन सा सिद्धांत है? भाषा किसका सिद्धांत है? तो भाषा सिद्धांत साहचर्य का भी है, अभ्यास का भी है, और अनुबंधन का भी है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला, ये सभी। ओके, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को शब्द, सुक्ति, लोकोक्तियां व मुहावरों का ज्ञान कौन से उद्देश्य में, कौन से उद्देश्य से ये लोकोक्तियां, सुक्ति शब्द का ज्ञान दिया जाता है, मुहावरों का किस दृष्टि से दिया जाता है भाई? किस उद्देश्य? उद्देश्य होता है किसी ना किसी चीज का। तो फर्स्ट है कौशलात्मक उद्देश्य, दूसरा है रुचि उद्देश्य, तीसरा है अभिवृत्ति उद्देश्य, चौथा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। आप जब किसी स्टूडेंट को बता रहे हो, लोकोक्तियां पढ़ा रहे हो, छात्रों को शब्दों के बारे में, मुहावरों के बारे में बता रहे हो, तो क्यों बताते हो? किस उद्देश्य से बताते हैं आप? किस उद्देश्य से बताते हो? ज्ञानात्मक उद्देश्य से, ताकि उनको ज्ञान मिल सके ना। तो किस उद्देश्य? ज्ञानात्मक उद्देश्य से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मौन पठन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जब हम मौन पठन करते हैं ना, पढ़ने बैठते हैं, एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं, तो उसका इनमें इसके लिए कौन सा कथन सत्य हो जाता है? इसमें समय की बचत होती है, इसमें थकान कम होती है, इनमें नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय होते हैं, ये सभी। बताइए जब आप एकाग्रचित होकर मौन पठन करते हो तब क्या होता है? एक तो आपके समय की बचत हो जाती है, दूसरा थकान भी कम आती है। एक बोल बोल के पढ़ रहे हो, एक मन में पढ़ रहे हो, थकान कम होगी, ये भी सही है। इसमें नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय होंगे ना। जब आप पढ़ रहे हो, पठन कर रहे हो, तब आपके नेत्र और मस्तिष्क दोनों सक्रिय होते हैं ना, दोनों ही काम कर रहे होते हैं। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? डी वाला। ये सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। खादी बोर्ड को फ्लोनन बोर्ड कहा कहते हैं। इसमें पाठ से संबंधित चित्रों तथा अन्य पत्रिकाओं, पोस्टरों, समाचार पत्रों से काटकर चिपकाया जाता है।
प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला सिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर ये सभी? बताइए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा यहाँ पे? तो मेरे अकॉर्डिंग तो वही ये कथन भी सत्य है कि खादी बोर्ड को फ्लोनिक बोर्ड भी कहा कहते हैं, और इससे पाठ संबंधित चित्रों और अन्य पत्रिकाओं, पोस्टरों, समाचार पत्रों से काट कर चिपकाया जाता है। तीसरा भी सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला, ये सभी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सभी। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। प्लीज यार क्लास, अगर आप ना क्लास अच्छी लग रही होती है ना, तो प्लीज जो भी जुड़े ना प्लीज शेयर कर दिया कीजिए। प्लीज स्टार्ट किया है तो आपके सपोर्ट से चैनल चलेगा। प्लीज आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही अनुरोध कर सकते हैं हम तो। बस आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। अब उपलब्धि परीक्षण की विधि है। उपलब्धि परीक्षण की विधि कौन सी है? मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, लिखित परीक्षा, या फिर ये सभी? कौन सा परीक्षण की विधि है भाई? किसकी उपलब्धि परीक्षण? आपने क्या उपलब्धि हासिल, उसका परीक्षण किया जाता है। तो कौन सा भाई? आप मौखिक टेस्ट भी लेते हो, निबंधात्मक परीक्षा भी लेते हो, लिखित परीक्षा भी लेते हो, तो यानी कि क्या हो गया? ये तीनों हो गए। तो ऑप्शन कौन सा? डी वाला, ये सभी। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। कौन सा मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया जाता है? कौन सा मूल्यांकन है जो पूरा सत्र समाप्त होने पर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा संकलनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, और ये सभी। ये ऑप्शन है हमारे सामने, बताइए कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? संकलनात्मक मूल्यांकन। पूरे सत्र की समाप्ति पर आप कौन सा मूल्यांकन करते हो? तो संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है यहाँ पर असत्य है? यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा कथन जो है ना वो सही नहीं है, असत्य है, रॉन्ग है ना? तो भंडारकर विधि का दूसरा नाम व्याकरण अनुवाद विधि है। भंडारकर विधि के प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडारक है। इनमें से व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। बताइए भंडारकर विधि के बारे में आपने सभी ने पढ़ा होगा, जानते होंगे। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा? देखो, भंडारकर विधि का दूसरा नाम व्याकरण अनुवाद विधि है, ये भी सही है। भंडारकर विधि के प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडारक है, ये भी सही है। इनमें व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो फिर कौन सा? यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो कौन सा असत्य हो गया? डी वाला असत्य हो जाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह असत्य कथन हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा कथन जो है यहाँ पर असत्य है? भाषा संसर्ग विधि में व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस पहला जो कथन है वो है कि भाषा संसर्ग विधि है ना, उससे हमें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सेकंड कथन है कि इनमें सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। तीसरा, इनमें व्याकरण की अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, और चौथा, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो बताइए यहाँ पर रॉन्ग कथन कौन सा हो जाएगा? जो आपका जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है एक रॉन्ग है, बताइए क्या हो जाएगी इसमें? तो इसमें रॉन्ग जो होने वाला है, या तो भाषा संसर्ग एक व्यावहारिक ज्ञान हो सकता है या सैद्धांतिक ज्ञान हो सकता है। तो बताओ, भाषा संसर्ग विधि जो है व्यावहारिक ज्ञान है या सैद्धांतिक? तो हम बोलेंगे व्यावहारिक ज्ञान है। तो यहाँ पर रोंग क्या हो गया? सैद्धांतिक ज्ञान पर, यानी कि इसमें रोंग क्या हो गया? इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। इट्स रोंग। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक जो शिक्षण की सफलता है ना, वो किस बात पर निर्भर करेगी? बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर? बताइए कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा? तो सबसे बेस्ट हो सकता है यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो सही होगा वो क्या हो जाएगा कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, यानी कि जो समस्या है उसके कारणों की सही पहचान होगी, तभी तो क्या उपचारात्मक शिक्षण कर पाओगे ना। कि उपचार आपको करना है तो कब? जब उनके सही कारणों का हमें पता होगा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। आगे चलते हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो उसका क्या उपाय हो सकता है? फर्स्ट है शब्दकोश का उपयोग, दूसरा है छात्रों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, तीसरा है शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए
क्या हो जाएगा, छात्रों को अगर आप शब्द भंडार बढ़ाना चाहते हो तो आप शब्द कोश का भी उपयोग करोगे, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ाओगे, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग भी होगा। तो यानी ये तीनों जब कथन सत्य है तो हमें भी क्या पूछा गया, वृद्धि करने का उपाय है, तो ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, अगला है सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है, कब की है बताइए। तो फर्स्ट है वर्ष 2010-11, दूसरा है 2009-10, वर्ष 2009, वर्ष 2008। कब की थी, कब लागू की थी, कब लागू की थी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन वर्ष 2010 और 11 में ये लागू की गई थी। आगे चले, क्लास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जब तक स्टूडेंट नहीं आते तो इंटरेस्ट आएगा कैसे। जाट आर ए, राम 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 राम, क्लास शेयर कीजिए यार, स्टूडेंट नहीं आते तो मन नहीं लगता हमारा। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। राम राम। लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार होता है, लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार क्या क्या हो सकता है, त्रुटियां यानी गलतियां, लिखित कार्य में कोई गलती होती तो उसका प्रकार क्या क्या हो सकता है। तो मेरे को बताओ, फर्स्ट है मात्रा एवं वर्ण संबंधित अशुद्धियां, दूसरा व्याकरण के नियमों संबंधी दोष, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग या उपयुक्त सभी। जब आप लिखावट कर रहे हो और किसी की गलतियां निकाल रहे हो तो क्या क्या गलतियां हो सकती है, फर्स्ट मात्रा संबंधित हो सकती है, वर्ण संबंधित भी हो सकती है, व्याकरण के नियमों में भी हो सकती है और विराम चिन्हों का भी गलत प्रयोग हो सकता है। यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल राइट आंसर आलोक मीणा, बिल्कुल राइट आंसर। कैसे हो आप? जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। पढ़ाई कर रहे हो घर पे बैठ के या फिर नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना, पढ़ाई करना, एग्जाम आ गए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लीज आप भी आंसर कीजिए ताकि ऐसा लगे कि यार पढ़ रहे हो, ऐसा फील हो कि हाँ यार पढ़ रहा है कोई तो स्टूडेंट। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता क्यों की जाती है? आपके सामने देखो एग्जाम हो रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि एमसीक्यू क्वेश्चन ही रखे जाते हैं? वाई, इसकी कोई वजह होगी, बेटर होगा, कुछ ना कुछ मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी खासियत होगी तभी तो आपको दिए जाते हैं। तो बताओ कौन सा हो सकता है कारण। फर्स्ट है रटाई से मुक्ति, सेकंड है पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन या विद्यार्थियों का हित। क्यों दिया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन, बताइए कौन सा है यहाँ पर आंसर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा निष्पक्ष मूल्यांकन। वाई, देखो अगर हम एक निबंधात्मक प्रश्न ले ले तो स्टूडेंट ने क्या लिखा उसके नंबर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट एमसीक्यू में तो एग्जैक्टली नंबर देने तो उसने राइट किया तो वहां पर क्या होगा, निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला निष्पक्ष मूल्यांकन। इसीलिए हमें क्या दिए जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके आगे देखो, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर जब आप पढ़ा रहे हो तो उसमें जो विधि होगी शिक्षण की वो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी आपके लिए? फर्स्ट है गीत विधि, दूसरी है प्रश्नोत्तर विधि, तीसरी है कक्षा अभिनय विधि, व्याख्या विधि। आप किस विधि को बेस्ट मानते हो? आप जब स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो किस विधि को आप बेस्ट मानोगे? गीतों के द्वारा पढ़ाना या प्रश्नोत्तर वाली विधि द्वारा या फिर कक्षा को अभिनय देखकर या फिर व्याख्या करके? जब आप किस प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हो तो किस विधि से पढ़ाओगे? गीत विधि द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर आलोक मीणा जाट, बिल्कुल आप दोनों का ही राइट आंसर है। प्लीज और जो भी जुड़े हुए हैं आंसर कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए प्लीज। एंड क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। ओके आगे चलते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गीत विधि। आगे चलते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि है ना, उसको आप और क्या बोल सकते हो? फर्स्ट है भंडारकर विधि, सेकंड है अव्याकृति विधि, तीसरी है प्रत्यक्ष विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। व्याकरण अनुवाद विधि है ना, उसका सेकंड नेम क्या होता है और आप इसको क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? व्याकरण अनुवाद विधि को दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो क्या होता है? भंडारकर विधि। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विधि हो जाएगी? भंडारकर विधि हो जाएगी। बिल्कुल राइट आंसर। ओके आगे चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, गुड जॉब। चलो किसी ने तो मानी और आंसर कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत है
भाषा जो है ना शिक्षण का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है, या क्रियाशीलता का सिद्धांत है, या अनुकरण का सिद्धांत है, या ये सभी का सिद्धांत है? भाषा जो है ना किस चीज का सिद्धांत है? क्या आपको उससे अभिप्रेरणा रुचि आती है? क्या क्रियाशीलता भी होती है इसमें? क्या अनुकरण का सिद्धांत भी शामिल होता है? बताइए बताइए, इनमें से कौन सा हो जाएगा या फिर ये सभी? बताइए 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 बताइए। मोहित मीणा डी, आलोक मीणा डी। ओके, और किसी का आंसर नहीं आया? बताइए, क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे? बता सकते हो ना जी? बिल्कुल डी वाला आंसर हो जाएगा, ये सभी बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। बहुत सारे लोग आंसर क्यों नहीं करते, ये सोचते हैं क्या भाई रॉन्ग हो जाएगा, तो प्लीज ये मत सोचना, आप कर रहे हो ना तो आप जब गलतियां करोगे तो सीख लोगे, तो यहाँ पर आंसर जरूर कीजिएगा। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है, और यह कथन किसका है? बिल्कुल सही कथन है। किसका कथन है? फ्रोबेल का, बीएफ स्किनर का, थॉर्नडाइक का, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये कथन किसका है? किसका है ये कथन? किसका कथन है? बताइए 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 बताइए। कथन तो पढ़े होंगे ना, स्टेटमेंट दी होगी सभी लोगों ने, तो पढ़ी होगी किसने क्या दी है। रीड के एग्जाम आ गए तो इंपॉर्टेंट तो है, तो बताओ किसने दिया? मोहित मीणा का आंसर आया है सी, और आंसर नहीं आ रहे? बताओ बताओ, आप दूसरों को नहीं पता? बता दो। आलोक मीणा सी। ओके यार, जब आप बोल ही रहे हो सी तो फिर इसको लॉक कर ही देते हैं, सी वाला लॉक किया जाता है, ठीक है? थॉर्नडाइक बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन इनमें असत्य हो जाएगा? अभ्यास के सिद्धांत पर आधारित थॉर्नडाइक, हाँ जी बिल्कुल। मोहित मीणा बिल्कुल राइट। तो यार मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाह रही हूँ, ये डेली क्लास जो है ना कंटिन्यू होने वाली 12 बजे, तो प्लीज जुड़ना ना भूलिएगा। ओके, आपको अगर लगता है ना कि कुछ ना कुछ फायदेमंद हो रही है हमारे लिए, कुछ ना कुछ है कि भाई इसमें कुछ है, हमें कुछ मिल रहा है, हम कुछ लेके जा रहे हैं, तो प्लीज जुड़ना ना भूलिएगा, जुड़िएगा जरूर। और चैनल न्यू हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कौन सा कथन यहाँ पर जो है असत्य है? अप्रमाणीकृत परीक्षण अनौपचारिक होता है, यह प्राय कक्षा शिक्षक द्वारा दिया जाता है, या कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाया जाता है, या फिर ये सभी? यहाँ पे कथन कौन सा असत्य है? बताइए, कौन सा कथन है यहाँ पे आपको रॉन्ग लग रहा है कि वो सही नहीं है? बताओ, क्या अप्रमाणित परीक्षण जो है अनौपचारिक होता है? नहीं, बिल्कुल ये तो रॉन्ग ही हो गया। ठीक है, यह प्राय कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये भी रॉन्ग है। यह कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाया जाता है, ये भी रॉन्ग है। यानी कौन सा हो जाएगा? डी वाला, ये सभी बिल्कुल राइट आंसर डी, आलोक मीणा। ओके, मोहित मीणा बी। क्यों क्यों बी वाला नहीं? सारे कोई नहीं, डी हो जाएगा, ठीक है, डी वाला हो जाएगा ये सभी। आगे चलते हैं, असत्य कथन छांटना था हमें। कौन सा कथन जो है यहाँ पर आपको सत्य लग रहा है? ओके, यहाँ पर बताइए मेरे को, कौन सा कथन जो है आपको सत्य लग रहा है? बिल्कुल जाट, बिल्कुल राइट आंसर जाट। ओके, आपका नाम नहीं रखा यहाँ पे, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में 1901 में गुइन द्वारा अंग्रेजी पढ़ने के लिए किया था। दूसरा है, प्रत्यक्ष विधि से पठन व लेखन कौशल गौण होता है, यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है, इससे सुनना व बोलना कौशल का विकास होता है। सभी बताइए, कौन सा कथन यहाँ पर आपको सत्य लग रहा है? मोहित मीणा डी, आलोक मीणा डी, जाट डी, ठीक है। ओके डी। तो जब आप इतना बोल रहे हो डी, तो यार मैं कैसे ना करूं? मैं भी डी को ही लॉक करूंगी, बिल्कुल डी वाला आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, तो आप बताओगे तभी लॉक किया जाएगा, ठीक है? तो प्लीज बताइएगा जरूर, है ना, एंड तक, नहीं तो मैं क्या बताऊंगी आप पे। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण के कितने प्रकार होते हैं? अनुकरण के कितने प्रकार होते हैं? जिसने कल क्लास देखी थी मैंने बताया था अनुकरण के कितने प्रकार होते हैं। 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं? बताइए कितने होते हैं? अनुकरण के प्रकार कितने होते हैं? ये बता दो तो फिर टोको। अनुकरण के प्रकार पूछे गए, प्लीज देखिए ध्यान से सोचिए, अनुकरण के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं अनुकरण के? बताओ 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 बताओ, कितने होते हैं? हाँ जी 3 होते हैं। कौन कितने होते हैं? 3। यहाँ पर थोड़े से रॉन्ग है, देखिए ये ओके, यहाँ पर आप 1 2 3 कर सकते थे, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है।
डोली शर्मा, नमस्ते नमस्ते डोली शर्मा जी, नमस्ते। न्यू हैव, हेलो, आरक मीना 2 4, ओके। यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बोल रहे होंगे यानी कि 3, ओके। इसके कितने हो जाएंगे? 3, हाँ 3 हो जाएंगे, ठीक है बिल्कुल 3। कितने प्रकार हो जाएंगे? 3। एक तो होता है पठन, एक होता है लेखन द्वारा। एक तो आप पढ़ के अनुकरण करते हो, एक लिख कर करते हो, एक सुनकर, है ना। अनुकरण यही होते हैं ना 3 प्रकार, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे जो है ना सत्य है? आपके अकॉर्डिंग कौन सा है जो आपको सत्य लग रहा है? यहाँ पे रसास्वादन विधि को उपसंहार विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कविता में आए शब्दों में निहित रस की पहचान करना है। यह विधि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है तथा मनोवैज्ञानिक है, या फिर ये सभी? बताइए कौन सा कथन सही है? नहीं मैम, मैं 21 ईयर ओल्ड हूँ। न्यू नहीं, नहीं आप मैंने ये नहीं बोला आप इस दुनिया में न्यू हो, नहीं नहीं, आप यहाँ पर न्यू हो ना, स्टूडेंट हो। और मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट की दृष्टि से आप न्यू हो, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। वैसे तो बाकी तो सभी ओल्ड ही है, ओल्ड इज गोल्ड, ओके। बिल्कुल डी वाला आंसर कर रहे हो डोली शर्मा जी, बिल्कुल डी। और भी आंसर आए नहीं? क्यों नहीं आया आंसर? कीजिए ना आंसर। नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता क्या किसी को? ठीक है, डोली शर्मा जी के कहने पर डी को लॉक किया जाता है ये सभी, ओके। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? ये तीनों ही कथन सही है, यानी कि ये सभी कथन सही हो जाएंगे, ओके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की विशेषता है। भाषा की विशेषता क्या है? लैंग्वेज, हिंदी जो भी है उसकी क्या विशेषता है? दूसरी भाषाओं की भी विशेषता हो सकती है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप नहीं होता है। क्या मानक रूप नहीं होता है? होता है, ऑफ कोर्स होता है। भाषा सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है, ठीक है, विशेषता है। भाषा परिवर्तनशील है और ये सभी। बताओ कौन सा यहाँ पर सही है? क्लास में मजा नहीं आ रहा है, कैसे लाए फिर मजा? पढ़ने में मजा कहाँ आता है यार? पढ़ने में तो मजा आता ही नहीं है बिल्कुल। और अगर यही कुछ और क्लास चल रही होती, नहीं क्लास नहीं चल रही होती, कुछ और ही चल रहा होता तो फिर मजा आ रहा होता है ना। मतलब कि ऐसे एंटरटेनमेंट करवाया जाता आपको, यहाँ पर जोकर बन के डांस कर रही होती मैं, तो शायद अच्छा लग रहा होता आपको, है ना। कुछ मजा करवाओ ना, ठीक है। मैथ्स की क्लास में ना मजा आएगा, मैथ्स की क्लास में जरूर जुड़िएगा, इसके बाद होगी, ठीक है। इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, ओके। तो प्लीज जुड़िएगा जरूर, उस क्लास में थोड़े से मजे कर लेंगे, ठीक है। बताओ यहाँ पर कौन सा सही होगा? नहीं, यहाँ पर आप रॉन्ग हो गए, डी नहीं होगा। देखो भाषा जो है ना, भाषा की विशेषता है परिवर्तनशील, क्योंकि वो ये ना सूक्ष्म से स्थूल की ओर नहीं बढ़ती है, ना ही प्रत्येक भाषा जो होती है ना मानक रूप होता है, नहीं होता, ये रॉन्ग हो गया। तो सारे ही रॉन्ग थे, सही कौन सा था? भाषा परिवर्तनशील है, भाषा हमेशा क्या होती है? परिवर्तन होती रहती है। तो सी वाला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज आगे चलते हैं। 103 जब बालक सबसे पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एंड तक आप जब जोड़ रहे हो ना एग्जाम तक, मैं बोल रही हूँ ना, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसके चांसेस कितने हैं बता दो? 98%, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी 99.9%, ऐसे नहीं बोलूंगी, 98% बोलूंगी। अरे पढ़ाई में ना कुछ और बताओ बताओ, जब बालक सबसे पहले किसी वस्तु को देखता है तो उसके मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनता है? एक बच्चे ने किसी वस्तु को देखा, उसके माइंड में जो है ना कौन सी मतलब चित्र बनेगा? श्रुति बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब या दृष्टि बिंब? कौन सा बिंब बनने लगेगा? उसने देखा और एक चित्र बना, देख कर बना, तो कौन सा बिंब बना? दृष्टि बिंब बना। कौन सा बिंब बना? दृष्टि बिंब बना। यानी कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला। क्या हो जाएगा? दृष्टि बिंब एज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे बोलो यार, क्या बोले हम आपको? एग्जाम है आपके वैसे, कब? रीट के एग्जाम है ना आपके, इसीलिए आए हो यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो फिर यार अभी मजा नहीं आएगा, पता है। हमारा दिल जो है ना एक कंफर्ट जोन मांगता है, बट जब हम उससे निकलकर माइंड की सुनेंगे, जहां पे मजा नहीं आ रहा ना, वही चीज अगर करेंगे ना, क्योंकि माइंड ना कभी भी, माइंड जो होता है ना
वो एग्जैक्टली हमें सही बताता है, पर जो दिल होता है वो कंफर्ट जोन में जाता है, जो कि बिल्कुल ना इनकरेक्ट हो जाता है हमारे लिए। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमें कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, बल्कि ये देखना है कि हमारे लिए क्या सही है। अभी हमारे लिए क्या सही है, एग्जाम आने वाले हैं तो पढ़ना सही है। क्या सही है, पढ़ना सही है। तो यहाँ पर पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और आंसर करते रहो, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, दृष्टिबिंब। किसी ने आंसर नहीं किया था। आगे चलो, सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है। जो हमारी सहायक सामग्री होती है उनका उद्देश्य क्या होता है। मैंने बोला हर एक चीज का एक उद्देश्य है। आप भी इस धरती पे आए हो तो कुछ उद्देश्य लेके आए हो, है ना, धरती का बोझ बढ़ाने थोड़ी आए हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आए। हम तो बहुत कुछ करना है ना, सभी एक उद्देश्य से आए हो, है ना। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या हो जाएगा, विषय वस्तु को रोचक बनाना, शिक्षण में सुधार लाने का, विषय वस्तु को सरल बनाना, या फिर ये सभी। क्या 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 उद्देश्य है इसके, बताइए कौन सा उद्देश्य हो जाएगा के अकॉर्डिंग, कौन सा उद्देश्य लग रहा है कि हम सहायक सामग्री ले रहे, तो उसका उद्देश्य हमारे क्या हो सकता है। तो देखो, उससे विषय वस्तु रोचक बनेगी, बिल्कुल सही है। शिक्षण में सुधार लाने का होगा, ठीक, विषय वस्तु को सरल बनाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ये सभी आप आंसर कीजिए ना प्लीज। मेरे को भी मजा नहीं आ रहा क्लास में जब आप आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। और प्लीज यार, लाइक भी नहीं कर रहे हो तो तब तो फिर भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। फिर तो एक लाइक जरूर कीजिएगा ना। हाँ, बहुत कुछ करना, हाँ यार बहुत कुछ। गर्व होना चाहिए अपने पेरेंट्स को, इतना कुछ करना है ना। माइंड में एक मैप बनाना, मेरे को इसके जैसा बनना है, होना चाहिए ना एक जुनून कि मेरे को ये करना है, तो करके ही रहना। वो जुनून लाओ खुद में कि बस करना है। पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर जो है सत्य हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक साध्य है, पाठ्य पुस्तक अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है, पाठ्य पुस्तकों से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, इसमें विषय वस्तु को स्मरण नहीं किया जा सकता। बताओ कौन सा सही है। तो बोलना मेरे को कि हम तो इतने पॉजिटिव हो चुके हैं कि हमें एमसीक्यू के चारों क्वेश्चन, क्या चारों जो ऑप्शन है ना, वो क्या लगते हैं, सही लगते हैं। पर यहाँ पे प्लीज सही मत लगवाओ, एक ऑप्शन बताओ जो आपको सही लग रहा है, एग्जैक्टली करेक्ट लग रहा है कि हाँ जी वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बता दो क्या होगा। एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए ना चारों ऑप्शन सही लग रहे थे, क्या करते हम। यहाँ पे बताओ, पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। क्या पाठ्य पुस्तक साध्य है, पाठ्य पुस्तक के अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है, और पाठ्य पुस्तकों से विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। पाठ्य पुस्तक होती है ना, वो क्यों भाई, क्या 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 कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पता है, पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है किसी ना किसी उद्देश्य से। मैंने बोला ना, कोई भी चीज होती है किसी ना किसी उद्देश्य से। तो हमें पाठ्य पुस्तक से क्या मिलती है भाई, एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति होती है। क्या होती है, एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कालांश का कितना प्रतिशत भाग श्रुति लेख के लिए निर्धारित है। बताओ, प्राथमिक स्तर पर जब श्रुति लेख करवाया जाता है तो उसके लिए कितना टाइम, कितना कालांश का टाइम आपको एग्जैक्टली बताया गया है कि उस टाइम में आपको श्रुति लेख करवाना है, निर्धारित किया हुआ है। तो बताओ कौन सा, कितना टाइम, 15 से 20%, 10 से 15%, 3 से 5%, या 5 से 10%। बताइए कौन सा होगा। जितने में पानी पी लूं, प्लीज आंसर जरूर कीजिएगा, कितना प्रतिशत। हाँ जी, आंसर कीजिए प्लीज। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 10 से 15%। कितना हो जाएगा, 10 से 15%। अरे बात को पलटो मत, मैंने कौन सी बात पलट दी, मैंने तो कोई बात नहीं पलटी, मैं तो अपने पॉइंट पे हूँ बिल्कुल। पानी मत पियो, मेरे पेपर ऐसा था इसको। अच्छा नहीं पी रही, ओके, अब आगे से नहीं पीऊंगी क्लास में। आपके पेपर, मेरे को भी टेंशन है ना, इसीलिए तो मैं आई यहाँ पर, ठीक है। और इसी के बाद मैं क्लास लेके भी आऊंगी मैथ की, ठीक है, वो भी नीट वालों के लिए। तो प्लीज 27 को पेपर है ना, जुड़ जाना, और डेली जुड़ना। मैं आपको देखूंगी या जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो, है ना। मैं आपको ही नोटिस करूंगी आप जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो। भाषा शिक्षण में कौन सी चुनौती है, जब आप भाषा का शिक्षण करवा रहे तो कौन सी चुनौती आती है आपके सामने। कुशल अध्यापकों का अभाव, शुद्ध लेखन समस्या, सहायक उपागमों का अभाव, या फिर ये सभी। कौन सी चुनौती आती है, कौन कौन सी समस्याएं आती है आपके सामने शिक्षण कराते समय भाई। तो कुशल अध्यापकों का अभाव भी भाई, शुद्ध लेखन की समस्या भी आती है, सहायक उपगामों का अभाव भी होता है, और ये सभी। तो बताओ क्या हो जाएगा, डी। बिल्कुल आलोक मीना, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा इसका।
ओके, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी विधि है जिसमें शब्द लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है? डी, ऑल राइट, डोली शर्मा। ओके, बिल्कुल राइट। इतना आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो डी करना पड़ा ना मैं। अब यहाँ पर बताओ मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली बता दीजिए कि कौन सी विधि है ना जहां पर आप लिख कुछ और रहे हो पर पढ़ कुछ और रहे हो। तो बताओ, ध्वनि साम्य विधि, संगीत विधि, अनुध्वनि विधि या अंतराक्षरी विधि? बताओ कौन सी विधि है, बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्वनि अनुध्वनि विधि कौन सी हो जाएगी? ये ब, ये स। यहाँ पर एग्जैक्टली हम रॉन्ग हो जाते हैं। कौन सी विधि हो जाएगी? अनुध्वनि विधि हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन इसका एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिक्षक के द्वारा लिखे हुए शब्दों का वैसा ही अनुकरण करना क्या कहलाता है? शिक्षक ने कोई शब्द लिखा और आप उसका अनुकरण कर रहे हो वैसा का वैसा, तो वो क्या क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जैसे मैंने कुछ लिखा और आपने उसका वैसा का वैसा अनुकरण किया, तो बताओ क्या हो जाएगा? नहीं मालूम है। कोई नहीं, यहाँ पे थोड़े से ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जब हमें मालूम नहीं होंगे, तो हमें वही तो पढ़ना है, क्योंकि जो पता है वो ही पढ़ेंगे, तो फिर एग्जाम में तो वो भी आएंगे ना जो हमें नहीं पता है। डोंट वरी, वैसे भी अभी एग्जाम को टाइम में बहुत कुछ कर सकते हो आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, मैंने कोई चीज लिखी, यहाँ पर अच्छे से सुनना मेरी बात को। मैंने कोई चीज लिखी और आप उसका अनुकरण कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? लिखे हुए को अनुकरण किया ना, तो उच्चारण अनुकरण तो नहीं हो सकता, रचना अनुकरण भी नहीं हो सकता, लेखन अनुकरण एग्जैक्टली हो सकता है। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेखन अनुकरण। लेखन अनुकरण एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल राइट आंसर। आपने उसके अकॉर्डिंग वो पहले बी सी किया, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने आलोक मीना जी आंसर किया तो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लेखन अनुकरण। ओके, तो भाई एग्जाम में ना एक मैं बात बोल रही हूँ, पेपर फाड़ के आ जाना, बड़े अच्छे से करके आना, और यहाँ पे बोलना क्वेश्चन आए थे उनमें से, है ना? जरूर आएंगे क्वेश्चन, तो आएंगे आएंगे, है ना? आगे करते हैं। पेपर करने से पहले मत फाड़ देना, ठीक है? पेपर करने मतलब कि पेपर को फाड़ना मतलब करने से पहले नहीं फाड़ना, ठीक है? बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अब इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी, है ना? पाठांतरगत मूल्यांकन में कौन से प्रश्न नहीं आते? कौन से नहीं आते? ये नंबर उल्टे सीधे क्यों है? क्योंकि मैं भी उल्टी सीधी हूँ ना थोड़े से, इसीलिए शायद। देखो यहाँ पे भी है, ये थोड़े से क्या है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है ना, ऊपर से नीचे हो जाता है, इसीलिए। तो देखो, आप जब करो ना, जब ऐसे उल्टा सीधा हो ना, तो आप ऐसे कर दिया करो, 1 2 3 4 ऐसे आंसर कर दिया करो, ताकि समझ आ जाए, ठीक है? जब आपके ये उल्टे सीधे हो जाए ना, तब क्या करोगे? 1 2 3 4 ऐसे आंसर करोगे। ओके, थोड़े से कोई क्वेश्चन में हो जाता है, ठीक है? किसी ना किसी क्वेश्चन में हो जाता है, गलती इंसान से होती है। पाठांतर में मूल्यांकन में कौन से प्रश्न नहीं आते हैं? तो प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न, वाक्य प्रयोग या केंद्रीय भाव? कौन से आते हैं जो वाक्य नहीं आते हैं? कौन से आते हैं जो नहीं आते हैं, है ना? बताओ कौन से नहीं आते हैं? तो कौन से नहीं आते? प्रस्तावना प्रश्न नहीं आते। क्या नहीं आते? प्रस्तावना प्रश्न नहीं आते हैं। ये भी आंसर नहीं पता था क्या? बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं किया आंसर आपने? आगे चलो, अगला क्वेश्चन। श्रीमती ग्रे एवं रीस के एक परीक्षण द्वारा निष्कर्ष निकलता है कि कक्षा के 6 के बालक 1 मिनट में मौन पठन में कितने शब्द पढ़ते हैं? तो श्रीमती ग्रे एवं रीस है ना, उन्होंने कोई परीक्षण किया, तो उसमें उनको पता चला कि 1 मिनट में जो 6 क्लास का स्टूडेंट है वो कितने वर्ड पढ़ लेता है। तो बताओ कितने वर्ड पढ़ लेता है, हमें बताना है। 210 शब्द, 170 शब्द, 260 शब्द या 240 शब्द? कितने शब्द पढ़ लेता है? बताओ कितने शब्द पढ़ लेता है? कितने शब्द पढ़ लेगा वो? तो कितने पढ़ लेगा? 210 शब्द। कितने शब्द? 210 शब्द इस राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना चित्र प्रदर्शन यंत्र कौन सा है? जो सबसे पुराना चित्र प्रदर्शन यंत्र था वो कौन सा है? बताइए बताइए, कौन सा था? बता दो। मानचित्र था, रेखा चित्र था, चित्र विस्तारक था या रेडियो था?
क्या था सबसे पुराना चित्र प्रदर्शन यंत्र? सबसे पुराना वाला कौन था? मानचित्र तो भी है, न्यू है ना थोड़ा सा, रेखा चित्र भी न्यू है, रेडियो भी न्यू है, पर कौन सा पुराना था? तो सबसे पुराना कौन था? चित्र विस्तारक था। कौन था? चित्र विस्तारक था। ठीक है, सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? था नहीं, है भी। ठीक है, आगे चलते आगे। कौन सा कथन यहाँ पर जो है सत्य है? बताओ कौन सा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा? फर्स्ट जो है कथन, स्वर पाठ करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, स्वर में स्थानीय बोलियों का मेल नहीं होना चाहिए, स्वर वाचन भावनाकुल करना चाहिए, ये सभी। बताओ यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है जो कि सही है? बताओ कौन सा कथन सत्य सही कौन सा हो जाएगा? देखो, जब स्वर पाठ कर रहे तो शुद्धता और स्पष्टता होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। स्वर में स्थानीय मूल्यों का मेल भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्वर वाचन भावनाकुल करना चाहिए, भाव द्वारा करना चाहिए। जब स्वर के साथ आप कोई चीज बोल रहे, भाव ही नहीं है। एक मैं यहाँ पर देखो कोई सैड सॉन्ग गा रही हूँ और ऐसे हंस रही हूँ, हंसते हुए गा रही हूँ, तो क्या वो इंटरेस्टिंग बनेगा? नहीं। और वही सॉन्ग मैं सैड सॉन्ग सैड होके गाऊं तो भाई इंटरेस्ट तो आएगा ना। तो कौन सा हो जाए? तो तीनों जब सही है तो कौन सा ऑप्शन? डी वाला ये सभी। वैसे मैंने आपके कहने पर डी किया, बिल्कुल। आलोक मीना, एसपी मागेश्वर, मागवंशी, ओके, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो, एक लाइक प्लीज, एक लाइक तो कर सकते हो ना, है ना? कर सकते हो ना प्लीज, ताकि हम ना अगली बार जब क्लास लेके आए ना तो और ज्यादा क्या इंटरेस्ट में आए, मतलब कि ऐसे कि जोश में आए, यहाँ पर बढ़ा दे, ऐसा होना चाहिए ना, जोश भी तो आना चाहिए हमारे में। ब्राउन महोदय ने व्याख्यान के कितने प्रकार बताए? ब्राउन महोदय जो थे ना, उन्होंने व्याख्यान के कितने प्रकार बताए थे? 4 बताए थे, 6 बताए थे, 5 बताए थे, 3। यहाँ पर आप मेरे को बोलोगे कैसे नंबर दे, तो मैं यहाँ पर ब और स कर देती हूँ। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 और 4, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर ये नंबर ही डाल सकते हो, 4 6 5 3, ऐसे भी डाल सकते हो। तो आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो भाई ब्राउन महोदय ने व्याख्यान के 5 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? याद रखिएगा, कितने प्रकार बताए गए? तो 5 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला 5 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे है भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। भाषा जो है शिक्षण का सिद्धांत है। क्या आवृत्ति का सिद्धांत है, क्या बाल केंद्रितता का सिद्धांत है, क्या पूर्ण बल का सिद्धांत है, या फिर ये सभी? बताओ कौन सा सिद्धांत है? भाषा जो एक सिद्धांत है वो किसका सिद्धांत है? आवृत्ति का, बाल केंद्रितता, पूर्ण बलन, या फिर इन सभी का? बताओ क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? आंसर कीजिए ना प्लीज, आंसर तो कीजिए, आंसर तो करो यार, आंसर प्लीज। क्या हो जाएगा? डी वाला, ये सभी। ये सिद्धांत जो है ना तीनों, ठीक है, ये जो सिद्धांत भाषा शिक्षण में तीनों सिद्धांत आते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये सभी। ओके, हमें तो ये सभी जब जहां पे दिख जाएगा ना उपयुक्त सभी, हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये करके आएंगे, है ना? मैं ऐसे क्या करती थी जब मैं छोटी थी, अभी भी मैं छोटी हूँ, तब क्या करती थी, ऐसे करती थी मैं। जब मेरे को आंसर नहीं आ रहा होता और वहां पे दिख जाता है मेरे को उपयुक्त तो सभी, ये सभी तो मैं कर देती हूँ। वहां पर कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है वैसे। अब यहाँ पर बताओ, छात्रों को प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक उद्देश्य में है घटनाओं का ज्ञान कराना कौन से? क्या 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 क्वेश्चन है? देखो, छात्रों को प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य में है? तो पहले ये आएगा फिर ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है? छात्रों को प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य में है? कौन से उद्देश्य में है, ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो बताओ कौन से उद्देश्य में है? कौशलात्मक उद्देश्य में है, रुचि उद्देश्य में है, अभिवृत्ति उद्देश्य में है, या ज्ञानात्मक उद्देश्य में है? कौन से उद्देश्य में है? तो किस उद्देश्य में है? छात्रों को प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान कराना किस उद्देश्य में? तो ये उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। हमें इतिहास का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान दिया जाता है, किस उद्देश्य से दिया जाता है? हमारा जब ज्ञान का लेवल बढ़े उस उद्देश्य दिया जाता है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो थोड़ा सा। तो कौन सा उद्देश्य हो जाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ओके, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य?
विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करवाना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका क्या उद्देश्य होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। आपको भी आंसर करना, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर, बताओ। तो मेरे अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ बेटर, मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पे थोड़ा स्टूडेंट बड़ा हो सकता है, उसके निजी जो अनुभव होते हैं, थोड़ा बहुत अनुभव कर चुका होता है, तो उन अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है। आप व्याकरण का शिक्षण करवा रहे हो, भाई व्याकरण पढ़ाया जाता है ना, जब हमें कोई सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश भी पढ़ रहे हो तो ग्रामर पहले पढ़ाई जाएगी, हिंदी में भी क्या ग्रामर पढ़ाओगे, व्याकरण पढ़ाओगे, तो वाई क्यों पढ़ाई जाती है, तो छात्रों को शुद्ध बोलने लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा तथा भाषा को नियमों में बांधने के लिए, या फिर भाषा की प्रकृति एवं गठन का व्यवहारिक ज्ञान कराने के लिए, या चारों कौशलों का विकास करने के लिए, या फिर ये सभी। तो बताओ आप क्यों व्याकरण पढ़ा रहे हो, किस उद्देश्य के साथ आप व्याकरण पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ाते हो। बिल्कुल राइट आंसर आलोक मीणा डी। ओके, और किसी का आंसर नहीं आया, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, ये सभी। क्योंकि भाषा से क्या होगा, शुद्ध बोलना भी आएगा, लिखना भी आएगा, पढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी, और भाषा का नियम भी बंध जाएगा ना। भाषा को नियमों में कौन बांधती है, व्याकरण, और भाषा की प्रकृति और गठन का व्यवहारिक ज्ञान भी कौन कराएगी, व्याकरण, चारों कौशलों का विकास भी कौन करेगी, व्याकरण। तो क्या हो जाएगा ये सभी, क्या हो जाएगा ये सभी। आगे, उपलब्धि परीक्षण की विधि है। उपलब्धि जो परीक्षण किया जाता है ना, उसकी विधि कौन सी है, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, लिखित परीक्षा, ये सभी। बताओ उपलब्धि परीक्षण के लिए कौन सी विधि होती है, कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या उपलब्ध किया आपने, क्या हासिल कर लिया, मतलब कितना समझ लिया, जो चीजें आप यहाँ से क्लास से लेके जाओगे वो आपकी क्या होगी, उपलब्धि होगी। तो उसका अगर किसी को चेक करना है तो वो कैसे चेक करेगा, कि आपकी मौखिक परीक्षा लेकर, निबंधात्मक परीक्षा लेकर, लिखित परीक्षा लेकर, या सभी। बताओ क्या, देखो आपको अगर चेक करना है तो आप मौखिक परीक्षा भी ले सकते हो, निबंधात्मक परीक्षा भी ले सकते हो, लिखित परीक्षा भी ले सकते हो। तो उपलब्धि परीक्षण के लिए तीनों ही क्या हो जाएगा, हम विधि अपना सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे हमें बताना है कि वो सत्य है। शाम पट पर अध्यापक 45 डिग्री कोण पर खड़ा होता है। ठीक है, मेरे को तो इतना नहीं पता मैं 45 डिग्री पे खड़ी हूँ कि नहीं खड़ी हूँ, पर जो अध्यापक होता है वो शाम पट पर 45 डिग्री कोण पर खड़ा होता है। फ्लोनेल बोर्ड से बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित किया जा सकता है। वास्तविक वस्तु का ही छोटा रूप जिन्हें कक्षा में लाना व दिखाना असंभव है, उन्हें मॉडल या नमूना कहा जाता है। तो बताओ कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो शाम पट पर अध्यापक 45 डिग्री कोण पर खड़ा होता है, बिल्कुल सही है। और फोनलेट बोर्ड में बच्चों की कल्पनाशील और सृजन क्षमता को विकसित किया जाता है, बिल्कुल सही है। और वास्तविक वस्तु का छोटा रूप जिन्हें हम कक्षा में नहीं ला सकते, उनको क्या करते हैं, लाना दिखाना असंभव से क्या करते हैं, मॉडल या नमूना दिखाते हैं उसका। तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ये सभी बिल्कुल राइट आंसर आलोक मीना जी, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, बिल्कुल आप यार एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ साथ आंसर कर रहे हो, मेरे को भी अच्छा फील हो रहा है। गुड जॉब, बहुत अच्छा करोगे आगे चल के। देखो अब ये क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा कथन यहाँ पर जो है ना सत्य है, ट्रू है, ट्रू। बताओ कौन सा सत्य है। बाल साहित्य में जातक कथाएं व कविताओं का समायोजन होता है। बाल साहित्य में जो है जातक कथाएं व कविताओं का समायोजन होता है। बाल साहित्य बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होता है, और बाल साहित्य में शब्द कोश में वृद्धि हो जाती है, वह पठन कौशल का तीव्रता से विकास करने में सहायता होती है। ये सभी। बताओ कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, कौन सा सत्य हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो बाल साहित्य में जातक कथाएं कविताएं का होती है भाई, बिल्कुल सही है। बाल साहित्य बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होती है, ये भी सही है। और बाल साहित्य में शब्दकोश में वृद्धि हो जाती है और पठन कौशल तीव्रता से विकास करता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये सभी, यानी टी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये सभी आंसर हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है। जब आप कविताएं पढ़ा रहे हो तो किस वाली विधि से पढ़ाओगे, कविता विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर। कहां पर उच्च प्राथमिक, यहाँ पर प्राथमिक होता तो अलग आंसर होगा, जब उच्च प्राथमिक आपसे पूछा जाएगा तब आंसर अलग होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बताओ उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता चित्रण की श्रेष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी? गीत प्रणाली, तुलना प्रणाली, प्रश्नोत्तर विधि या व्याख्या विधि? किस विधि से पढ़ाओगे जब आप उच्च प्राथमिक स्तर के पढ़ा रहे हो? ठीक है, मैंने बिल्कुल सीधा सीधा बोला उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि हो जाएगी? जब आप कविता ही पढ़ा रहे हो तो कौन सी विधि हो जाएगी? तुलना प्रणाली। और ये जब प्राथमिक स्तर पर होता तब हम कौन सी प्रणाली अपनाते? गीत प्रणाली। पर उच्च प्राथमिक तो तुलना प्रणाली का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुलना प्रणाली। जब हम कविताओं को पढ़ा रहे हैं तो किसी से तुलना करके बताएंगे। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर स्टूडेंट थोड़ा सा क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, थोड़ा सा समझने लग जाता है ना। उस प्राथमिक स्तर के बच्चे से तो उसका माइंड थोड़ा सा ऊपर होता है ना। अब मेरे को यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है? यहाँ पर बताना कौन सा कथन आप सत्य लग रहा है आपको, मतलब ट्रू लग रहा है। ठीक है, सही लग रहा है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, चित्र विधि में चित्रों के द्वारा सामने प्रस्तुत कर देता अध्यापक पूरी कहानी को बालकों के। तो देखो, अध्यापक पूरी कहानी को चित्र विधि में चित्रों के द्वारा सामने प्रस्तुत कर देता है, किसके? बालकों के। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे रॉन्ग टाइप हुआ है, बट समझ सकते हो आप। प्रश्नोत्तर विधि में मनोवैज्ञानिक होती है, प्रश्नोत्तर विधि जो है मनोवैज्ञानिक होती है। कथन विधि और मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें सिर्फ अध्यापक ही सक्रिय रहता है और ये सभी। यहाँ पर कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखो, ये कथन मेरे को तीनों ही सही लग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी? डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो डी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ये सभी। आगे चलो, कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? अनुकरण विधि में अध्यापक जो बोलता है छात्र उसका अनुकरण करते हैं। जी बिल्कुल। श्रुतिलेख में अध्यापक पूरे अंश को 3 बार बोलते हैं। जब श्रुति लेख लिखवाया जाता है ना, श्रुति लेख, तब अध्यापक पूरे अंश को कितनी बार बोलता है? 3 बार। जब आपको श्रुति लेख करवाया गया होगा तब अध्यापक कैसे बोलते थे? 3 बार एक लाइन को रिपीट करते थे। तो बिल्कुल सही है। श्रुति लेख का उद्देश्य बालकों की वर्तनी तथा वर्ण गति संबंधित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जब श्रुति लेख क्यों करवाया जाता था? कि आपकी जो वर्तनी है, जो भी वर्ण समस्या है, उनको सॉल्यूशन कर सके। ठीक है, नेट नहीं चल रहा है आपके? मेरा नेट नहीं चल रहा क्या? क्लास अटक रही है क्या? चेक करते हैं। चल तो रही है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मेरे को यहाँ से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो राइट हो जाएगा? तो ये तीनों ही ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग राइट है, तो मैं क्या करूंगी? ये सभी को लॉक कर दूंगी। क्या करूंगी? ये सभी को लॉक कर दिया मैंने। ठीक है, इज राइट आंसर। बट आप नहीं कर रहे हो ना, मैं कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हो। बहुत बुरा है, ये सही नहीं है। आपको भी आंसर करना है ना। कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है, यानी कि सही है? बताइए। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए किया गया था। भाषा संसर्ग में अध्यापक और विशेषज्ञों का संसर्ग छात्र नहीं मिलता। भाषा संसर्ग में पठन व लेखन कौशल गौण होता है। ये सभी कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? बताओ कौन सा कथन यहाँ पे सही है? बता दो प्लीज, आंसर बता दो। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? ये भी सत्य है भाई। ये सबसे पहले प्रयोग फ्रांस में किया था अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए, और ये अध्यापक और विशेषज्ञों का संसर्ग छात्र नहीं मिलता है। ठीक है, भाषा संसर्ग में पठन और लेखन कौशल गौण होता है। तीनों ही कथन जब सत्य है तो मेरे अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट है? डी वाला। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है ये तो बताइए, अपनी सोच को तो यहाँ पर दिखाइए। आवाज नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही है? आ रही है यार आवाज, आवाज आ रही, चल रही आवाज। तो आपको नहीं आ रही? वाई क्यों नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना यार, दूसरे स्टूडेंट को आ रही है नहीं आ रही है? मेरे अंदर तो आ रही है आवाज, आ रही है। कहाँ प्रॉब्लम? माइक प्रॉब्लम नहीं कर रहा यार। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे की समान है। यह कथन किसका है? ये कथन किसने बोला कि स्कूल जो है ना एक बाग है और अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है? यह कथन किसका है? मैडम मारिया मांटेसेरी का, किलपैट्रिक का, फ्रोबेल का या मोरिसन का? ये कथन किसने बोल दिया कि बाग है कौन? स्कूल, और अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे हैं। बताओ किसने बोला? ये कौन है जो बोल के चला गया और हमें याद करना पड़ रहा है? पता तो होना चाहिए किसने बोला, उसका पता भी रखो। किसने बोला? फ्रोबेल ने बोला। किसने बोला? फ्रोबेल ने बोला, तभी हमें याद करना पड़ा।
आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है ऐसा। आप और जो दूसरे जुड़े हैं उनको आ रही है ना आवाज करेक्ट, बता दो। मेरे अकॉर्डिंग सही चल रही है। नेट स्लो होगा ना आपका शायद, इसलिए होगा, या फिर यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा माइक प्रॉब्लम। छात्र से व्यक्तिगत वार्तालाप करके उसके संबंध में तथ्यों और सूचनाओं को संकलित करना कौन सी विधि में आता है? देखो, छात्र से आप क्या करोगे, व्यक्तिगत रूप से मिलोगे और उससे उसके संबंध में तथ्यों को, सूचनाओं को संकलित करोगे। ये किस में आता है? जब देखो, ये किस में आएगा? प्रश्नावली में, साक्षात्कार, संचित अभिलेख या वर्ग क्रम? बताओ क्या किस में आएगा? ये किस में आता है? ये कौन सी विधि है? ये कि आपको क्या करना है, व्यक्तिगत रूप से किसी छात्र से मिलना है और उसके बारे में तथ्य है, सूचना है, उनको हमें संकलित करना है। अरे यार मेरा 5G है यार, तो फिर भी चल रही है यहां से। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे भी 5G है भाई, इतनी बड़ी वाईफाई लगी हुई है तो क्या, क्यों प्रॉब्लम करी? बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। जब आप किसी स्टूडेंट से एक एक्जेक्टली व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हो, यानी कि जब इंटरव्यू लिया तो हम उससे कैसे मिलते हैं? व्यक्तिगत रूप से। जब एग्जाम देते हो तो भाई व्यक्तिगत रूप से नहीं होता, आप एग्जाम देके छोड़ देते हो, आप उनसे मिलते नहीं हो। बट जब हम इंटरव्यू दे रहे हो, साक्षात्कार का मीन क्या होता है? इंटरव्यू। तब हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके संबंध में तथ्यों, सूचनाओं को क्या करते हैं? संकलित करते हैं। तो एज अ राइट आंसर ये कौन सा हो जाएगा? साक्षात्कार। कौन सा हो जाएगा? साक्षात्कार। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन यहाँ पर जो है असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर जो है ना सही नहीं है? सूले का जो अर्थ है वो सुंदर लेख है। सूले का अर्थ क्या है? सुंदर लेख। ठीक है, फर्स्ट ये है। सूले का अर्थ सुंदर लेख। कलम की लंबाई बालक की बालिश से बिलानी जैसी होनी चाहिए। नहीं यार, आवाज आ रही है। ओके यार, आपको अगर फील हो रहा है ना नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से तो आ रही है। अब देखो, कलम की लंबाई बालक की बालिश जितनी होनी चाहिए। कलम का पृष्ठ भाग तर्जनी उंगली से 45 डिग्री के कोण पर होना, झुका होना चाहिए। और ये सभी बताओ यहाँ पर जो है कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? तो देखो, सुलेख का तो सुंदर लेख बिल्कुल राइट है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। कलम की लंबाई बालक की बालिश बिलान जितनी होनी चाहिए भी सही है। कलम का पृष्ठ भाग तर्जनी उंगली से 45 डिग्री के कोण पर होना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि सी वाला ऑप्शन रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है? बताओ यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? आदर्श विधि हर्बर्ट स्पेंसर के चिंतन स्तर पर आधारित है। हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 पद दिए। आदर्श विधि अणुवैज्ञानिक विधि है और ये सभी। तो बताओ यहाँ पर आपको कौन सा कथन सत्य लग रहा है? आदर्श विधि हर्बर्ट स्पेंसर के चिंतन स्तर पर आधारित है? नो, हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 पद दिए। हाँ जी, बिल्कुल दिए। आदर्श विधि अणुवैज्ञानिक विधि है? नहीं है। और ये सभी तो बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा अपना कथन जो है सत्य हो जाएगा? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कितने पद दिए हैं? 5 पद दिए। ये लेवल 1 की है क्यों? हाँ जी, रीड प्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। रीड प्री लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो। ओके, शिक्षण विद्या तो वही रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी ना। तो शिक्षण विद्या पढ़ रहे हो तो बेस्ट यही है। किसी के लिए भी आप शिक्षण विद्या पढ़ रहे हो, रीड लेवल फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हो, सेकंड के लिए पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट तो है ही है। क्लास में किसी को बेबी मत बोलना। मैंने कब बोला किसी को बेबी? नहीं बोला है मैंने किसी को, मैं बोलती भी नहीं हूँ। आई डोंट लाइक। कौन सा कथन सत्य? प्राचीन समय में किसी भी बात को स्मृति में अंकित करने के लिए उसे कविता का रूप दे दिया जाता था। प्राचीन काल में क्या किसी बात को स्मृति को अंकित करना होता तो क्या करते थे? कहानी के रूप में दे देते थे। और रसास्वादन विधि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रभावी है। रसास्वादन विधि में शिक्षक व छात्र लय, गति के साथ कविता पाठ करते हैं और ये सभी। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो देखो, प्राचीन समय में किसी बात को स्मृति में अंकित करने के लिए उसे कविता के रूप में दे दिया जाता है, बिल्कुल राइट है। और रसास्वादन विधि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रभावी है। तो रसास्वादन विधि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। रसास्वादन तो यार
रस का वादन करना तो सभी के लिए, तो भाई उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ही प्रभावी है, तो ऐसा करेक्ट नहीं हो सकता। रसास्वादन विधि में शिक्षक व छात्र लय यति गति के साथ कविता पाठ करते हैं, बिल्कुल नहीं। रस का आस्वादन, ये सभी, तो ये सभी नहीं है। कौन सा सही है यहाँ पर? प्राचीन समय में किसी भी बात को स्मृति या अंकित करने के लिए उसे कविता का रूप दे दिया जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर? बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा? व्यक्तिरेख विधि का दूसरा नाम तुलनात्मक विधि है। व्यक्तिरेख विधि प्रथम भाषा शिक्षण की विधि है। व्यक्तिरेख विधि अनुवैज्ञानिक है और ये सभी। तो बताओ यहाँ पे कौन सा कथन आपको सही लगता है? व्यक्तिरेख विधि क्या है? तो देखो, व्यक्तिरेख विधि का दूसरा नाम क्या होता है? तुलनात्मक विधि, किसी की तुलना करना, देखिए तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो कथन यहाँ पर कौन सा सही है? व्यक्तिरेख विधि का दूसरा नाम क्या है? तुलनात्मक विधि। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज सभी को बता दूं कि इसके बाद मैथ की क्लास होने वाली, जो रीड वालों के लिए होने वाली है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और एक क्लास के अंदर में पूरा जो आपका है ना एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, फिर आप एग्जाम में अगर दे रहे हो ना तो उसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो प्लीज जुड़ना नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में अध्यापक बालकों को शब्दों का बोध न कराकर अक्षर का बोध कराता है? कौन सी ऐसी विधि है ना जहां पर जो अध्यापक है ना शब्दों का बोध नहीं करा के किसका बोध करवा रहा है? अक्षरों का बोध करवा रहा है। देखो और कहो विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, अक्षर बोध विधि। तो जैसा कि नाम से ही है अक्षर का बोध करवाना, तो नाम से ही ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? अक्षर बोध विधि। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं कर रहे हो आप? वाह, भाषा क्या है? बताओ भाषा क्या है? भाषा क्या होती है? लैंग्वेज क्या है? नियमों की जानकारी से ही लिखी जाती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के लिए नियमों का ही अनुगमन करती है। देखो, नियमों की जानकारी से लिखी जाती है। भाषा क्या नियमों की जानकारी पे क्या उस पे डिपेंड करती है? जब हम भाषा बोलते हैं तो कोई बोलना सीखता है तो स्टूडेंट वो ये एक नियम थोड़ी पढ़ता है, वो बस ऐसे बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो ये कथन तो सत्य नहीं हो सकता। विद्यालय में ही सीखी जाती है, भाषा विद्यालय में ही थोड़ी सीखी जाती है। हम अपने परिवेश से, सामाजिक स्तर पर भी सीखते हैं ना। हमारी जो बोली होती है, यहाँ बोल जाए, हम कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवेश से। तो सर ये रॉन्ग हो गया। एक नियमबद्ध व्यवस्था, हाँ जी, ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये हम बोल सकते हैं कि भाषा क्या है, तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? मेरे को बताओ कि सहायक सामग्री जो है ना वो कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, या ये सभी? तो सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो सहायक सामग्री होती है 3 प्रकार की। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। कितना टाइम हो गया वैसे? क्लास को लॉन्ग हो गई क्या? एक घंटा हो गया लगभग, है ना। मौत आ जाए पर किसी पे दिल ना है ना? हाँ जी, बिल्कुल, किसी पे दिल नहीं आना चाहिए। मौत आना अच्छा है, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, कोमल वर्मा, हेलो, हाय, बड़े देर बाद जुड़े, न्यू है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। वैसे सब्सक्राइब मोड पे तो चैट कर रहे हो तो किया ही होगा। ये बातें कहाँ से आ रही है? किधर से आ गई? मौत आ जाए पर किसी पे दिल ना आए। वाय 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 का इंतजार। वृत्त चित्र कौन सी सहायक सामग्री है? वृत्त चित्र जो है कौन सी सहायक सामग्री है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, या फिर ये सभी? कौन सी सामग्री है? तो हम बोलेंगे दृश्य श्रव्य। कौन सी सामग्री है? दृश्य श्रव्य। मोनू रांगड़, राधे राधे, राधे राधे, चित्तौड़गढ़ से कर दिया, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, प्लीज यार क्लास को लाइक भी कीजिएगा और डेली जुड़ना ना भूलिएगा। इसके बाद मैथ्स की क्लास भी होगी, प्लीज उसमें भी जुड़िएगा। ओके, वो मेरे फेवरेट है ना, इसीलिए। दृश्य श्रव्य क्या हो जाएगा? वृत्त चित्र क्या है? दृश्य श्रव्य। आगे चलते हैं, कौन सा कथन यहाँ पर जो है ना वो सत्य है? बताना आपको कौन सा यहाँ पे सही है, बाकी रॉन्ग होंगे। ठीक है, निरीक्षण विधि छात्र छात्राओं की मानवीय दृष्टिकोण एवं व्यवहारिक गुणों की जांच की दृष्टि से अधिक लाभप्रद है। इनमें छात्र छात्राओं की आदतों, क्रियाओं और उनके हाव भाव आदि का निरीक्षण किया जाता है। लगातार निरीक्षण के बाद ही किसी परिणाम तक पहुंच सकते हैं। ये सभी बताओ
क्या सही है यहाँ पे? तो ये ना चारों के तीनों ऑप्शन सही है। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ये सभी। मोनू रामगढ़ मैम आपकी स्माइल अच्छी है, थैंक यू थैंक यू सो मच। स्माइल तो सभी की अच्छी होती है ना, लाइफ भी अच्छी हो जाती है स्माइल के साथ, तो सभी को स्माइल करते रहना चाहिए, ब्लड बढ़ता है ना, इसीलिए ब्लड की कमी हो ना उसको स्माइल करनी चाहिए। आगे चलते हैं। कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर बताना है कौन सा कथन है जो यहाँ पर असत्य है। वहां पर आपको सत्य बताना था, यहाँ पर असत्य। मेरे को मैं ना आपसे वापस रिक्वेस्ट करूं, जो मैं क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज आंसर जरूर कीजिएगा, और नहीं भी आता है तो प्लीज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जज करने वाला कोई नहीं है और यहाँ पर आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा। बट जब आप एग्जाम में जाओगे और जब वहां पर क्वेश्चन गलत करके आओगे और जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब आपको ऊपर जजमेंट भी आएगी। तो प्लीज अब भी यहाँ पर कोई जज नहीं करेगा, तो आंसर जरूर कीजिएगा। कोमल वर्मा आप कहाँ से हो? केकरी? नहीं, मैं केकरी से नहीं हूँ, मैं चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़ से हूँ, बस्सी चित्तौड़गढ़ से। ओके, तो यहाँ पर मेरे को बताओ कौन सा कथन जो है असत्य है। पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि के लिए चित्र होने चाहिए। ओके, होने चाहिए, बिल्कुल चित्र देख के ही तो हम पुस्तक हमें अच्छी लगती है। डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़। पाठ्य पुस्तक का आवरण आकर्षक होना चाहिए। छोटी कक्षा की पुस्तकों के आवरण सादे और कलात्मक नहीं होने चाहिए। छोटे बालकों की पुस्तकों के रंग बिरंगे चित्र होने चाहिए। बताओ कौन सा है जो यहाँ पे सही हो जाएगा। पुस्तक की उपयोगिता वृद्धि के लिए चित्र होने चाहिए, भी सही है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? पाठ्य पुस्तक का आवरण आकर्षक होना चाहिए। छोटी कक्षा की पुस्तकों में आवरण सादे और कलात्मक नहीं होने चाहिए। तो सादे और कलात्मक नहीं होने चाहिए, क्यों भाई? होने चाहिए ना। तो हमें कौन सा कथन असत्य लग रहा है जो नेगेटिव में है? कौन से है? सी वाला। कौन सा? स वाला हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमें असत्य ढूंढना था, सत्य को असत्य कौन सा है? सी वाला। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन और बच रहे हैं? बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है। अजमेर, कौन है भाई अजमेर केकड़ी से? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट केकड़ी से कोमल। अच्छा, आप एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हो। मोनू रामगढ़, कोमल वर्मा आप कहाँ से है? केकड़ी से है। मोनू वर्मा डिस्ट्रिक्ट तो अजमेर। ओके, अब केकड़ी डिस्ट्रिक्ट हट गई क्या? पहले थी ना, थोड़े टाइम पहले, अभी हट गई है ना। कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है? पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपने व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि करता है। पठन कौशल में मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। पठन कौशल से शब्द भंडार में वृद्धि होती है, और ये सभी। बताओ कौन सा कथन यहाँ पे जो है असत्य हो जाए? सत्य हो जाएगा, सत्य। तो भाई ये सभी कथन मेरे को सत्य लग रहे हैं, तो डी वाला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा फास्ट भागूंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया क्लास को, मेरे को एक और क्लास भी लेनी है इसके बाद, इसीलिए। कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है? मेरे को बताओ यहाँ पर कौन सा कथन जो है सत्य है, सही है। प्लीज आप आंसर करते हो तो मेरे को भी लगता है क्लास अच्छी चल रही है, फिर मैं पढ़ाती रहती हूँ, क्लास भी बंद नहीं करेंगे। बट आंसर कहाँ करते हो, क्लास भी शेयर नहीं करते हो। कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है? रचना शिक्षण सार्थक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, रचना शिक्षण जो है सार्थक भी है और कलात्मक भी है। रचना शिक्षण भाव एवं विचारों के तार्किक एवं कलात्मक उन्नति है। रचना शिक्षण छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देता है। ये सभी बताओ यहाँ पे क्या कौन सा सही हो जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग तीनों सही है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? हिंदी शिक्षण का उद्देश्य जो है कौन सा है? हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, भाषा के ध्वनि तत्वों में बालकों को परिचित करवाना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, ये सभी। हिंदी के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो भाई से हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, बिल्कुल राइट। भाषा के ध्वनि तत्वों में बालकों को परिचित करवाना, बिल्कुल राइट। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो मोनू रामगढ़ आप लेवल फर्स्ट से हो क्या, तो मैं किसी लेवल से नहीं हूँ, और अगर आप दूसरों से पूछ रहे हो तो प्लीज आंसर कर देंगे वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र नहीं है। यहाँ पर कौन सा जो है ना मनोवैज्ञानिक सूत्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना आपको कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र नहीं है। जी मैं शिक्षण विधियां पढ़ा सकती हूँ, आपको हिंदी नहीं पढ़ा सकती, तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर नहीं कर सकती। आप अगर जो मैं मेरे पिछले चैनल में जुड़ा हुआ था ना हल्दी घाटी कोचिंग क्लास में, उनको पता है मेरा एग्जैक्टली जो सब्जेक्ट है
वो है मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। और चूंकि मैंने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाई है तो मेरे को इतना तो नॉलेज है कि शिक्षण विद्या कि शिक्षण कैसे करवाया जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर शिक्षण विद्या लेके आई हूँ, ना कि मैंने आपको हिंदी पढ़ाई। मैंने क्या पढ़ा रही हूँ, आपको हिंदी शिक्षण विद्या पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हो ना हिंदी से रिलेटेड, तो आई एम सॉरी, मैं आंसर नहीं कर सकती। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र नहीं है। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मनोवैज्ञानिक की तार्किक की ओर। तो ये दोनों जब एक दूसरे को, इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है, या तो विशिष्ट से सामान्य की ओर हो सकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आपको कौन सा नहीं लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, बताओ बताओ कौन सा नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं। हम जब पढ़ते हैं ना तब क्या करते हैं, पहले कोई विशिष्ट चीज होती है ना, स्पेशल चीज, उसको बताया जाता है, फिर सामान्य की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको किया है, ठीक है। ओके, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम कल पढ़ेंगे। ओके, अभी क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। ओके, हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली क्लास यानी मैथ की क्लास में। प्लीज जुड़ना मत भूलिएगा। और वहां पर अगर आपको मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछना है मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगी। बट उस लेवल का पूछो ना जिस लेवल का आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उस लेवल का पूछोगे मैं सब बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कैसी लगी आपको क्लास बताना मत भूलिएगा प्लीज। चलते हैं।